जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आप सबका अल्टीमेट आईएएस में स्वागत है। मैं राकेश सर आज आपके बीच में उपस्थित हूँ एक ऐसे विषय को लेकर जो आपके जीवन में दिनचर्या से रिलेटेड होते हैं, आपके उन करंट अफेयर्स से संबंधित होते हैं जिसके प्रश्न परीक्षा में देखने को मिलते हैं और ऐसे प्रश्न आपके जीवन के दिनचर्या में भी महत्वपूर्ण होते हैं। दोस्तों, ऐसे प्रश्नों को मैं एक एक करके आपको बताने का प्रयास करूंगा। यह सबसे बेहतर सेशन होगा जिसको मैं लगातार लेकर चलूंगा, क्योंकि हर रोज जो भी 10 घटनाएं मुख्य रूप से आपके जीवन या देश या संस्था या काल जहां भी हमें देखने को मिलेगा कि ये महत्वपूर्ण है, उसको मैं चैनल वाइज आगे बढ़ाता रहूंगा। तो इस बार मैं 11 करंट अफेयर्स को प्रारंभ किया हूं। जैसा कि सबको पता होगा कि 11 एक शुभ संकेत होता है, शुभ नंबर होता है। इसीलिए मैं पहला दिन इस प्रकार के प्रश्न उत्तरी सेशन को मैं शुरू कर रहा हूं, जिसमें 11 क्वेश्चन को इस बार महत्वपूर्ण रूप से उठाया हूं। तो दोस्तों, हम देख पा रहे हैं पहला क्वेश्चन मेरा क्या कहता है, उसको आपको बता दूं। तो पहला क्वेश्चन ये कहता है कि हाल ही में किस योजना का उद्देश्य सीवर और सेफ्टी टैंक श्रमिकों का समर्थन करता है या करना है। दोस्तों, एक ऐसी योजना प्रारंभ की गई है जिसका मूल उद्देश्य है भारत में सीवर में सेफ्टी टैंक में जो हमारे श्रमिक कार्य करते हैं, साहसिक श्रमिक कार्य करते हैं, विचारणीय श्रमिक कार्य करते हैं। दोस्तों, ऐसे श्रमिकों का सैल्यूट करने, ऐसे श्रमिकों का सम्मान देने, ऐसे श्रमिकों का मान बढ़ाने के लिए दोस्तों हमारी सरकार ने लगभग 400 करोड़ रुपया से एक ऐसी योजना शुरू की है जिसमें हमारे श्रमिकों का सम्मान बढ़ेगा, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाएगा, उनका जीवन कवर किया जाएगा, उनके जीवन बीमा को किया जाएगा और दोस्तों उनके मान को भी, उनकी सुरक्षा को भी बढ़ाने का काम किया जाएगा। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं एक श्रमिक जो सीवर में स्वच्छ बनाने का प्रयास कर रहा है। ऐसे महान योद्धाओं को, ऐसे महान विभूतियों के लिए, हमारे ऐसे महान व्यक्तियों के लिए हमारी सरकार ने एक योजना शुरू किया है जिसका नाम है नमस्ते योजना। दोस्तों, आप बहुत महत्वपूर्ण रूप से स्वच्छ भारत अभियान को जान रहे होंगे, अमृत योजना जिसको आप जान रहे होंगे, क्योंकि अमृत योजना के अंतर्गत शहरों में बुनियादी ढांचे को सुधारने का काम किया जाता है और स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत देश के शहरों को स्मार्ट शहर के रूप में तब्दील करने का प्रयास है। तो दोस्तों, यह चारों में से आपके नमस्ते योजना शुरू है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट कह रहा है हाल ही में किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये भाषा है और यहाँ 4 ऑप्शन है, जिसमें मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया, बंगाली है। बी है उर्दू, कोंकणी और मैथिली है। सी है पंजाबी, डोगरी और नेपाली है तथा डी है कश्मीरी और मिते। तो दोस्तों, इन भाषाओं में से कौन ऐसी भाषा है शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि भारत अनन्य भाषाओं का देश है जिसमें 500 से अधिक प्रकार के भाषा बोले जाते हैं, लेकिन इस बार हमारी केंद्र सरकार ने 5 ऐसे भाषा को शास्त्रीय दर्जा दिया है जिसके बारे में ये प्रश्न है। तो मैं पहले इसका आंसर दे दूं, जिसमें आपका मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली, इस तरह से ऑप्शन ए सही होता है। दोस्तों, 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने के साथ आज शास्त्रीय भाषाओं की संख्या बढ़कर 11 हो गई है, अर्थात इसके पहले सिर्फ 6 ऐसी भाषा थी जिसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त था। दोस्तों, इससे प्राचीन भाषाएं कही जाती हैं। पाली और प्राकृत तो बिल्कुल प्राचीन भाषा कही जाती है, बिल्कुल थोड़ी मात्रा में बची हुई है। पाली राजस्थान में बोली जाती है, प्राकृत भी कुछ हद तक उत्तर भारत में बोली जाती है, जबकि मराठी आपके महाराष्ट्र में बोली जाती है, असमिया आसाम में बोली जाती है और बंगाली बांग्लादेश में बोली जाती है, पश्चिम बंगाल में बोली जाती है। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं क्या है। विश्व बैंक ने हाल ही में कौन सा ऐसा नया सूचकांक तैयार किया है। दोस्तों, सूचकांक तैयार किया गया है विश्व बैंक की तरफ से। जैसा कि आपको पता होगा, विश्व बैंक का मुख्यालय अमेरिका का
वॉशिंगटन दोस्तों इस प्रकार से जो सूचकांक है उसका पहले आप जान लीजिए कि उसका आंसर बी है, बिजनेस रेड्डी इंडेक्स। दोस्तों बिजनेस रेड्डी इंडेक्स नामक नया सूचकांक विश्व बैंक ने शुरू किया है, जिसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। और इस प्रकार से मैं आपको बता दूं कि यह एक ऐसा इंडेक्स है जिसमें व्यापार सुगमता रैंकिंग को तैयार किया जाएगा और उसी के साथ यह बताया जाएगा कि दुनिया भर में जो देश वर्क कर रहे हैं, व्यापार के दृष्टिकोण से वर्क कर रहे हैं, उसमें सबसे बेहतर देश कौन से हैं। फिलहाल 50 देशों की सूची में भारत को अभी शामिल नहीं किया गया है, लेकिन अगले साल लगभग 150 से ऊपर देशों को शामिल करके इस रैंकिंग को निकाला जाएगा। लेकिन यह रैंकिंग पहली बार विश्व बैंक की तरफ से तैयार की गई है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 50 देशों को ही शामिल किया गया है। दोस्तों मैं बता दूं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से पहले चला आ रहा है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यह चार में से रेड्डी इंडेक्स को विश्व बैंक ने प्रारंभ किया है। तो आप जान सकते हैं कि अभी अभी, हालांकि मैं कल की खबर मैं बता दूं कि हिंडनबर्ग जो एक रिपोर्ट ने भारत में तहलका मचा दिया था, हिंडनबर्ग नामक संस्था अपने आप को घाटे में मानते हुए बंद कर दिया है। दोस्तों अमेरिका की एक बहुत बड़ी संस्था थी हिंडनबर्ग, जिसने कुछ दिन पहले ही भारत में अडानी के ऊपर एक ऐसा रिपोर्ट, अडानी ग्रुप के ऊपर एक ऐसा रिपोर्टिंग कर दी थी, जिसके बाद अडानी के शेयर बहुत तेज गति से टूट गए थे दोस्तों। और मैं बता दूं इसी शेयर टूटने के कारण अडानी ग्रुप को 13 लाख करोड़ रुपया से अधिक का नुकसान हुआ था। वो दिन आपको मालूम होगा जब अडानी को लेकर पूरे भारत में चर्चा छिड़ गई थी कि अडानी एक फ्रॉड कंपनी के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं। दोस्तों ये हिंडनबर्ग का ही रिपोर्ट था जिसमें अडानी परिवार और अडानी ग्रुप को इतना ज्यादा क्षति देखने को मिला था। तो दोस्तों ऐसी संस्थाएं रिपोर्टिंग करके समय समय पर विश्व भर में स्थित अलग अलग प्रकार के रेटिंग को जारी करती हैं, अलग अलग प्रकार के सूचकांक को जारी करती हैं, जिससे विश्व की व्यवस्थाओं के बारे में दुनिया भर के लोगों को जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्या है। नेक्स्ट है अक्टूबर 2024 तक विदेशी मुद्रा भंडार, ये इंपॉर्टेंट है, के मामले में भारत का स्थान कौन सा होगा। दोस्तों भारत का स्थान बस पूछा है कि कौन सा होगा, तो मैं आपको बता दूं, यहाँ ऑप्शन देख लीजिए, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा। तो आपका आस्था नंबर है चौथा, भारत। डी ऑप्शन इसमें सही है, लेकिन चौथे नंबर पर भारत है। और दोस्तों मैं बता दूं कि विदेशी मुद्रा भंडार एकत्रित करने में चीन नंबर 1 देश है, जापान नंबर 2 देश है और स्विट्जरलैंड नंबर 3 पे है, जबकि भारत नंबर 4 पे है। 700 अरब डॉलर से अधिक भारत विदेशी मुद्रा भंडार एकत्रित करके आज दुनिया का चौथा अमीर देश बना हुआ है, जबकि सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार चीन की सरकार के पास है, चीन के देश के पास है। दोस्तों विदेशी मुद्रा भंडार एकत्रित करने से आपका व्यापार विनिमय की मजबूती मिलती है। दोस्तों आपकी अर्थव्यवस्था को एक ताकत मिलती है और जब भी चाहते हैं आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट आसानी से कर पाते हैं, दुनिया से किसी प्रकार की वस्तुओं का आयात कर पाते हैं। इसलिए भी देश के पास विदेशी मुद्रा भंडार का होना आवश्यक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट कह रहा है ISSF जूनियर वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप में भारत कितने पदक प्राप्त किया है। दोस्तों यह जूनियर वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप था, इसका ऑप्शन देख लीजिए 18, 20, 24 और 30। इसमें आंसर है सी 24 सही है। दोस्तों इसमें से 13 स्वर्ण पाया गया था, 3 रजत पाया गया था और 8 कांस्य पाया गया था दोस्तों। और इस तरह से भारत कुल पदकों में 24 पद पाया है। और दोस्तों यह जो खेल थी वह कहाँ हुआ था, तो जान लीजिए पेरू की राजधानी लीमा में इस खेल का आयोजन हुआ था और भारत इसमें भागीदार बना था।
24 पदकों के साथ। तो दोस्तों इस खेल का आयोजन लीमा में हुआ था जो पेरू में है, और भारत की टीम जो वहां पहुंची थी उसने कुल 24 पदक जीता है, जिसमें 13 स्वर्ण, 3 रजत और 8 कांस्य पदक शामिल हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है माइंडफुलनेस इंडिया समिट का आयोजन किस शहर में हुआ है। दोस्तों माइंडफुलनेस इंडिया समिट का आयोजन किस शहर में हुआ है। पहले पर दिल्ली, दूसरे पर मुंबई, तीसरे पर बेंगलुरु, चौथे पर चेन्नई। आपका आंसर होगा दोस्तों, आपका आंसर है मुंबई, और आपका आंसर सही है। आप देख सकते हैं माइंडफुलनेस इंडिया समिट के साथ ये लोग आपको दिखाई दे रहे हैं। इनका मेन प्रोग्राम ये है दोस्तों कि भारत सहित दुनिया भर में जितना स्ट्रेस लोगों का बढ़ता जा रहा है, ऑफिस से लेकर कार्यालय तक, घर से लेकर बाहर तक, जितनी व्यस्तता लोगों के जीवन में बढ़ रही है, बुढ़ापे की परिस्थितियों में वो ज़्यादा और खतरनाक हो जाती है। ऐसे लोगों को कैसे माइंडफुल के अंतर्गत एक ऐसे नेचुरल पद्धति के माध्यम से उनको स्वस्थ बनाने का प्रयास कराया जाए, सुकून से रहने के एक अवसर दिया जाए, और उनके स्वास्थ्य तथा उनके चिंतन में ऐसा संतुलन बनाया जाए जिससे उनका जीवन ज़्यादा सुखमय हो। इस तरह से इस समिट का वर्क है। आप समझ सकते हैं कि मुंबई सबसे तेज गति से भारत का वह शहर है जो भागता है, और मुंबई में ही ये समिट कराया गया है। मुंबई में भी कार्यालयों में जाकर, स्कूल में जाकर, संस्थाओं में जाकर इस प्रकार से लोग एक दूसरे को स्वस्थ बनाने के लिए इस प्रकार के आयोजन को कर रहे हैं। तो यह भारत के मुंबई शहर में हुआ है। इस बार का यह तीसरा प्रोग्राम था। नेक्स्ट देख सकते हैं। सेंट्रल ड्रग्स इंडेक्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। दोस्तों इसमें मंत्रालय पूछा गया है, किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय और उपभोक्ता मामले के मंत्रालय। तो आपको बता दूं ए इसमें सही है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। दोस्तों स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत ड्रग्स के संबंध में देखरेख की जाती है, ड्रग्स के संबंध में रख रखाव किया जाता है। और दोस्तों मैं बता दूं इस समय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा साहब हैं, जगत प्रकाश नड्डा, जो बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं, वही इस बार स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट कहता है वर्तमान में इसरो के नए अध्यक्ष बनाया गया है। दोस्तों ये मेरा इसरो है, ये आपका इसरो है। इसरो इस समय भारत का गौरव बना हुआ है, और इस इसरो को दुनिया भर के लोग सराह रहे हैं। जिस इसरो ने अपनी शुरुआत ठेला गाड़ी से किया था, साइकिल से किया था, वह इसरो आज दुनिया का चौथा सबसे बड़ा अभियान बन चुका है, सबसे बड़ा संस्था बन चुका है दोस्तों, सबसे सम्मानित संस्था बन चुका है। हालांकि मैं यहाँ बता दूं इसरो का मुख्यालय बंगलुरु में है। दोस्तों कर्नाटक का शहर बंगलुरु में इसका मुख्यालय है। और पूछ रहा है नए अध्यक्ष कौन बने हैं। दोस्तों ऑप्शन दिया है के सिवान, बी नारायणन, डॉक्टर सोमनाथ और डॉक्टर समीर बी। दोस्तों इसमें बता दूं कि सी जो है यह इसलिए गलत है क्योंकि डॉक्टर सोमनाथ अभी फिलहाल इसरो के अध्यक्ष थे, और इन्हीं के स्थान पर बी नारायणन को नया इसरो के चीफ बनाए गए हैं। और बी नारायणन ऑलरेडी इसरो जैसी एक उप संस्थाओं में काम कर रहे थे, और वह भारत के ऐसे व्यक्ति हैं जो रॉकेट मिसाइल में विशेषज्ञता हासिल किए हुए हैं दोस्तों। और इन्हीं के हुनर को देखते हुए भारत की सरकार ने फैसला किया है कि बी नारायणन अगले इसरो के प्रमुख होंगे, जिनकी जिम्मेदारी 13 जनवरी से तय कर दी गई है। और इस तरह से 13 जनवरी से इसरो के नए चीफ बी नारायणन काम कर रहे हैं। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि हाल ही में किस भारतीय वैज्ञानिक को चंद्रयान 3 की सफलता के लिए सम्मानित किया गया है। दोस्तों क्या बात है, भारत का चंद्रयान 3 भारत का गौरव है, भारत का सम्मान है, भारत का अभिमान है।
दोस्तों यह देखने के बाद लगता है कि भारत ने वो काम कर गया जो दुनिया का कोई देश नहीं कर सका था। इसलिए हर भारतीयों को गौरव की अनुभूति होती है। दोस्तों वह 23 अगस्त 2023 का दिन जब चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरकर दुनिया में एकलौता ऐसा देश का गौरव हासिल किया था जो चंद्रमा पर तो उतरा ही था, उसके दक्षिणी ध्रुव पर उतरने में सफलता प्राप्त कर लिया था। दोस्तों इसी बड़ी उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए जो सम्मान दिया गया है वो किसे दिया गया है, आप देख सकते हैं एस सोमनाथ को दोस्तों सम्मान दिया गया है, क्योंकि एस सोमनाथ साहब उस समय भारत के इसरो के प्रमुख थे जब चंद्रयान 3 चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरा था, सफलतापूर्वक लैंडिंग किया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है किस भारतीय राज्य ने हाल ही में एक तलाई एक तालाब, ये काफी इंपॉर्टेंट है, एक तलाई एक तालाब अभियान की शुरुआत किया है। दोस्तों इसमें राज्य का नाम पूछा है, ऑप्शन दिया है राजस्थान, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और कर्नाटक। दोस्तों इसमें राजस्थान का ऑप्शन सही है, एक तलाई एक तालाब। जैसा कि आप सबको पता होगा कि तालाब एक प्रकृति का वाहक होता है, तालाब एक सुंदरता का परिचायक होता है, तालाब के किनारे शीतलता प्राप्त होती है और तालाब सिंचाई वाटर जो है कि डिमांड और एक तरह से कह सकते हैं कि जमीन में पानी का जो लेवल है वो मेंटेन करने में बड़े महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए पुराने समय में हर गांव में 10-20 तालाब हुआ करते थे, 2-4 कुएं हुआ करते दोस्तों, और उस तरह से तालाब और कुएं गांव के सिंचाई का मुख्य साधन थे, जहां फसलों को उगाने के लिए इन्हीं स्रोतों से पानी की जरूरतों को पूरा किया जाता था। और इस तरह से राजस्थान सरकार ने एक योजना शुरू की है जो तालाब से संबंधित है, उसका नाम है एक तलाई एक तालाब अभियान। तो दोस्तों बता दूं कि ये कहीं ना कहीं आपको जो बताया गया है और ऑप्शन के रूप में राजस्थान सही है। और भारत का यह भी याद करने वाला विषय है कि भारत का सबसे सूखाग्रस्त राज्य के बारे में अगर पूछा जाए तो आपका आंसर होगा राजस्थान। तो दोस्तों राजस्थान की ही यह भी अभियान है और राजस्थान देश का सबसे सूखाग्रस्त राज्य माना जाता है। उससे आप जोड़कर भी याद कर सकते हैं कि राजस्थान ऑप्शन सही है। नेक्स्ट अंतिम है जिसमें कहा गया है अमेरिका के लॉस एंजल्स शहर में लगने वाली आग किस हवा के प्रभाव में आकर अधिक तीव्र हो गई है। दोस्तों ये आग का जो प्रभाव है देखते ही बनती है, इतनी व्यापक इतना भयंकर कि आज ये कहा जा सकता है ऐसी आग का प्रभाव फिर पिछले दिनों दुनिया के लोग कभी नहीं देखे थे। इस आग में एक हवा है जो आग को और ज्यादा तपीय बना रही है और ज्यादा भयावह बना रही है। वह हवा कौन सी है, इसी पर प्रश्न पूछा गया है। 4 ऑप्शन दी गई है, चिनुक हवाएं, मिस्रॉल हवाएं, सांता एना हवाएं और हरिकेन हवाएं। ये दोस्तों अमेरिका में चलने वाली हवाएं हैं और पूछ रहा है कौन सी हवा लॉस एंजलिस में लगने वाली आग को और ज्यादा भयावह बना दिया है और ज्यादा गतिशील बना दिया है। तो दोस्तों वह हवा है सांता एना हवा। आपका आंसर सी सही है। और मैं बता दूं कि सांता एना हवा उसी क्षेत्रों में स्थित सांता एना नामक पहाड़ी से उतरती है। ज्यादा शुष्क होने के नाते इन दिनों में उस पूरे जंगली क्षेत्र को अत्यधिक शुष्क कर देती है, जिसके वजह से पत्ते उसके सूख जाते हैं। वहां के धरातल पर गिरे हुए पत्ते और ज्यादा सूख जाते हैं और वही कारण बना कि जैसे वो आग लगी उन हवाओं ने उस आग को और गति दे दिया और प्रभावकारी बना दिया और दैताकार बना दिया, जिसके वजह से आज अमेरिका में त्राहिमाम मचा हुआ है। खासकर अमेरिका के लॉस एंजल्स शहर तो, कैलिफोर्निया शहर तो और ज्यादा तपिश झेल रहा है इस आग के कारण। और मैं बता दूं कि अमेरिका से ये आग बढ़ते बढ़ते कनाडा की सीमा तक पहुंच गई है। हालांकि मरने वाले लोगों की जो संख्या है वो 14-15 ही बताई जा रही है, लेकिन
लोगों के घरों को जलने की जो संख्या है वो 14 से 15,000 तक बताई जा रही है दोस्तों। इसमें अमेरिका का 14 से 15 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है। जन धन को बहुत क्षति पहुंची है। मवेशी, जंगली जानवर और छोटे जीव जंतुओं के लाखों की संख्या में मरने की खबर आ रही है। इस प्रकार से पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया दोस्तों। लॉस एंजल्स एक ऐसा राज्य है जिसमें अमेरिका का हॉलीवुड स्थित है और हॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर, बड़े बड़े एक्ट्रेस और निर्देशक तथा बड़े ऊंचे दर्जे लोगों का आवास जो उस क्षेत्र में स्थित था वो जलकर खाक हो गया है, लगातार जल रहा है दोस्तों। तो हम लोग तो भगवान से यही दुआ करेंगे कि वो आग जितनी जल्दी हो सके बुझ सके, आग पर कंट्रोल किया जा सके दोस्तों। लेकिन अभी फिलहाल ऐसी सूचना नहीं आ रही है कि आग पर कंट्रोल पाई जा सके। दोस्तों, यह वीडियो आपका अंतिम स्लाइड था। आपका वीडियो कैसा लगा ये हमें जरूर कमेंट्स करके बताइएगा, क्योंकि इस प्रकार के स्लाइड मैं डेली लेकर आना चाह रहा हूं, क्योंकि डेली की जो खबरें हैं, आसपास की जो खबरें हैं, उससे आपको रूबरू कराना चाहता हूं। अगर किसी प्रकार के यह प्रश्न परीक्षा से जुड़े हुए पाए जाते हैं तो आप उसका आंसर लगाने में सक्षम रहें। आप अगर वीडियो को अच्छा महसूस किए हैं तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपने वीडियो देखा इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।